ये जानना चाहेंगे लोगों में कोविड की तीसरी लहर। डेफिनेटली मुझे लगता है कि थर्ड वेव आएगी। डेल्टा और डेल्टा प्लस में एक पेशेंट से लगभग 20 जन को होगा, बच्चों के लिए ज़्यादा घातक रहेगी। क्योंकि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगी नहीं है, इसके वजह से उनको कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। कई हॉस्पिटल ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए। ज़्यादातर नए अस्पताल जो आ रहे हैं भाड़े की जगह पे आ रहे हैं, तो वो लोग कोई इलीगल एक्टिविटी करके बाद में हमारे प्रोफेशन का भी उसमें नाम खराब होगा अगर किसी ने ऐसा किया तो। नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कविरत्न। दोस्तों, इस वक्त मैं हूं मीरा भाईंदर के प्रसिद्ध डॉक्टर कस्तूरी अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर राजीव अग्रवाल, और इनके लिए मेरे पास कई सवाल हैं और इनसे जब भी इंटरव्यू करते हैं कई विशेष मुद्दों पर खुलकर बात होती है। और अब इन्हें सबसे पहले भारत की बात की ओर से हम ये शुभकामनाएं देंगे कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के कोषाध्यक्ष भी बन गए हैं। यानी अब ये माना जा रहा है कि चिकित्सा जगत में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। चलिए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, भारत की बात में आपका स्वागत है। नमस्ते, जी। थैंक यू। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे लोगों में कोविड की तीसरी लहर, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे सुनामी की तरह हमें अब मरीन ड्राइव या बीच एरियाज में नहीं जाना है, वहाँ तीसरी लहर आएगी और हमें बहा के ले जाएगी। जो इतना टेरर, इतना पैनिक हो रहा है, उसके लिए आपको लगता है कि वो पैनिक सही है? सबसे पहले कविरत्न जी धन्यवाद, आपने इस टॉपिक को छेड़ा। डेफिनेटली मुझे लगता है कि थर्ड वेव आएगी और मेरा ऐसा अंदाज़ा है, पर्सनल अंदाज़ा है, और मैं भगवान से का शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं अगर इस चीज़ में गलत ठहरा तो, कि अगले एक महीने के अंदर अंदर, लेस देन 1 मंथ, ये तीसरी लहर पूरे पीक पे होगी। आपने देखा होगा मीरा भाईंदर में भी पहले 100, 150, 200, 300 तक गए, फिर वो नीचे आके 30 तक। अभी आपने देखा होगा पिछले 5-7 दिन से 50 और 55 के बीच में है। मेरा ऐसा अंदाज है अगले हफ्ते से 75, 80, 100 के आसपास आएगा और फिर वो डबलिंग रेट बहुत फास्ट होने वाला है। और ये जो डेल्टा प्लस वायरस और डेल्टा वायरस जो है, इसका स्प्रेडिंग इतना फास्ट है कि पहले 2 वेव में अगर एक पेशेंट को हुआ तो उसमें अगर समझो 5 या 10 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा था। फर्स्ट वेव में एक पेशेंट से 5 पेशेंट को हो रहा था, सेकेंड वेव में एक पेशेंट से 10। तो ये डेल्टा और डेल्टा प्लस में एक पेशेंट से लगभग 20 जन को होगा। तो इसके वजह से, और ऐसा अंदाज़ा है कि कुछ लोगों का मानना है, इसमें कितना सच है मालूम नहीं, कि जिन लोगों ने वैक्सीन लिया है उसके अंदर भी डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, और लोगों को अगर उन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उनकी जान को जोखम है। तो ये सब अगर हम चीज़ें माने तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये धोखादायक है लोगों की जान के लिए। और ये थर्ड वेव जो है ऑलरेडी यूएस, यूनाइटेड किंगडम, लंदन वगैरह सब जगह पे ऑलरेडी चालू हो गया है, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, मौतें भी बहुत हुई है। लेकिन इसमें जो बच्चों के लिए जो कहा जा रहा है, क्या ये बच्चों के लिए ज़्यादा घातक रहेगा? डेफिनेटली हम लोग जो हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, कि हमारा ऐसा मानना है कि अगर 100 लोग, एक पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, 100 में से अगर 70 या 80 लोगों को भी वैक्सीनेशन हो गया तो उनके वजह से बाकी के 20 लोग को हर्ड इम्यूनिटी मिलती है, जिसके वजह से उनकी बच जाती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अभी 45 साल के ऊपर लगभग 90% लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है, और 18 से 45 के बीच में लगभग 15% लोगों को या 20% लोगों को वैक्सीनेशन मिला होगा। तो ये जो 18 से 45 वाले हैं उनका भी वैक्सीनेशन बाकी। उससे बड़ी बात यह है कि 18 साल के नीचे वाले जो भी लोग हैं उनको कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। कैडिला कंपनी का, जाइडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है इमरजेंसी अप्रूवल के लिए, बच्चों के लिए 12 साल तक के लिए, और भी 1-2 कंपनी ने, लेकिन वो अभी तक मार्केट में आई नहीं है। चूँकि छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन लगी नहीं है, इसके वजह से उनको कोविड होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अगर समझो मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे हैं, हाँ, तो अगर मुझे हो गया और मेरी वाइफ को हो गया तो हम लोगों ने वैक्सीन लिया है, तो हमारा हो सकता है कि हमको जो इन्फेक्शन होगा वो माइल्ड टाइप का होगा। लेकिन मेरे वजह से अगर मेरे बच्चों को अगर इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उनको वैक्सीन नहीं मिली है, उनको इम्यूनिटी नहीं है, तो उसके वजह से उनको प्राण घातक हो सकता है। लेकिन इसमें और एक खुशी की बात यह है कि छोटे बच्चों में, मैं खुद चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ इसलिए बताना चाहूँगा, छोटे बच्चों में अभी तक पहले 2 लहर के अंदर जो भी बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था उसमें लेस देन 1% लोगों को आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, और उसके अंदर बहुत कम बच्चों की जान गई है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे एक साथ में बीमार होंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव से डेथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका भी मुझे खुशी है
कि न सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी हमारे आयुक्त साहब और डॉक्टर प्रकाश यादव के नेतृत्व में भाईंदर वेस्ट में जो टेम्बा हॉस्पिटल है वहाँ पे 100 बेड का वो लोग पीडियाट्रिक का सेटअप पूरा चालू कर रहे हैं थर्ड वेव के अंदेशे में। और उन्होंने हम लोग जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उनकी मीटिंग लेके एक टास्क फोर्स बनाई है पीडियाट्रिक की, और उस टास्क फोर्स के माध्यम से उन लोग ने लगभग और 150 बेड्स पीडियाट्रिक के क्रिएट किए हैं, ताकि जितनी भी दूसरी अस्पतालें हैं बच्चों के अस्पताल या बड़े अस्पताल वहाँ पे सीरियस पेशेंट्स को लिया जा सके। और हमसे गुजारिश की है कि हम लोग ऑक्सीजन के बेड बढ़ाए, वेंटिलेटर ले, तो हम लोग सब उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब एक और कि जब कोविड का इतना पैनिक है, लोग इतना चिंतित हैं, सरकारें बड़े बड़े कदम उठा रही हैं, तैयारी कर रही हैं तीसरी लहर के लिए, ऐसे में बहुत से नॉन मेडिकल लोगों ने भी अस्पताल खोल लिए। कई हॉस्पिटल ऐसे कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए, और इसमें मुझे लगता है वो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। क्या ये आप मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ पदाधिकारी होने के नाते आपको लगता है ये सही कदम है? सर इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि इनको अल्टीमेटली किसी न किसी कॉरपोरेशन ने परवानगी दी है, मतलब मान्यता दी है। लेकिन मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि अच्छी बात है अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर खुल रहा है, लेकिन अगर आप किसी भी नए अस्पताल को आप परमिशन दे रहे हैं, उसका मालिक चाहे डॉक्टर हो कि नॉन डॉक्टर हो, हमारा सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं ये आप देखिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको परमिशन दी जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर वो भी चेक रखा जाए, क्योंकि ये सब ज़्यादातर नए अस्पताल जो आ रहे हैं भाड़े की जगह पे आ रहे हैं, तो वो लोग कोई इलीगल एक्टिविटी करके बाद में हमारे प्रोफेशन का भी उसमें नाम खराब होगा अगर किसी ने ऐसा किया तो। क्योंकि हर प्रोफेशन में 2 से 5% लोग रहते हैं जो कि नाम खराब करते हैं, तो उसके वजह से पूरे प्रोफेशन का नाम खराब होता है। तो मुझे सिर्फ एक ही चिंता है कि इसके अंदर जब नॉन मेडिकल लोग घुस गए हैं, हाँ, तो वो मतलब उनके दिमाग में क्या है मुझे मालूम नहीं। अगर जेन्युइनली पब्लिक सेवा की उनके दिमाग में सोच है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका ऐसा सोच है कि हम लोग ये हॉस्पिटल चालू करके रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, तो मैं आपको खुले शब्द में बताऊंगा कि ऐसा नहीं है। क्योंकि कोविड के टाइम पे हमने भी फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में पेशेंट्स लिए हैं और ट्रीटमेंट की हमको मालूम है इसके अंदर पैसा मिलता है, लेकिन जितनी लोगों को लगता है कि बहुत अनाप शनाप पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो गवर्नमेंट के रेट्स है उसके अंदर अगर हम काम करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ खर्चा छूटता है, ऊपर की जो हम बोलेंगे मिनिमम छूटता है। तो अगर उनको ये गलत फहमी है, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर वो लोग फिर ओवर बिलिंग करेंगे तो उसके अंदर सभी अस्पतालों का नाम खराब है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि प्रशासन अगर उनके ऊपर चेक रखेगी और अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, उसके ऊपर अगर जेन्युइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं किसी पेपर पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तब तो ज़रूर जो भी उस एरिया के रहीवासी है उनको डरने की बात है, क्योंकि पेशेंट को नहीं समझ में आता है कि इस अस्पताल में क्या फैसिलिटी क्या नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मान्यता दी है कॉरपोरेशन ने तो है। तो लेकिन मुझे विश्वास है मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट में कि वो लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसके वजह से उनके जो इतना अच्छा काम किया अभी तक पिछले 1.25 साल में उसके ऊपर भी कोई प्रश्न चिन्ह पड़े। लेकिन अभी जैसे मैं इनकी बात कर रहा हूँ नॉन मेडिकल लोगों की, तो पिछले दिनों सुनने में आया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने फेक बिल्स भी बनाए हैं, फेक बिलिंग भी किया है। तो इसे देखते हुए आपको लगता है मेडिकल प्रोफेशन में नॉन मेडिकल लोगों के आने से जो संवेदनाएं हैं, एक डॉक्टर की जो भावनाएं होती हैं दिल से सेवा करने की, क्योंकि डॉक्टर को धरती का भगवान कहते हैं, आपको लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा, उस छवि पे? डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर तो पड़ा है, लेकिन कैसा है सर कि लोगों को मालूम है कि किस अस्पताल में क्या काम होता है, कि भाई फलाने हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बोगस क्लेम हो जाएगा या गलत काम हो जाएगा, फलाने हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ पे जेन्युइन। तो आज भी जो अच्छे बड़े अस्पताल है मीरा भाईंदर में, जो कि खुद ओन्ड हॉस्पिटल्स है, हाँ, मैं इस अस्पताल का मालिक हूँ, जगह का मालिक हूँ, बिल्डिंग की मालकियत है मेरी, तो मैं ऐसा कुछ भी गलत काम करने के पहले 4 बार सोचूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर हमारे माननीय आयुक्त साहब ने और हमारे एमओएच प्रकाश यादव साहब ने भी कुछ अस्पताल के ऊपर एक्शन लिया है। उसके ऊपर क्या आगे हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी एक सही कदम है कि उसके वजह से डेफिनेटली दूसरे अस्पताल जो ये गलत काम करते थे वो लोग भी हिल गए हैं और उसके वजह से कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन अब कैसा हो रहा है मुझे मालूम नहीं। और डेफिनेटली नॉन मेडिकल आदमी आता है तो उसको कोई नाम खराब होने की डर नहीं रहता। सेकेंडली हम एज अ डॉक्टर अगर मैं किसी गलत एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी में पकड़ा गया तो मेरी डिग्री कैंसिल हो सकती है, तो मेरे को मेरा जो पेट आमदनी ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि
मेरे आगे से अगर डॉक्टर निकल गया तो मैं शून्य हूँ, क्योंकि मेरे को और कोई बिजनेस आता नहीं, मुझे डॉक्टरी ही मेरा प्रोफेशन है और इसी से मेरे को मेरा घर चलाना है। तो डेफिनेटली नॉन मेडिकल लोगों के आने से इसका फ़र्क तो पड़ने वाला है। अच्छा, एक और बात है, अभी आप लोगों के ऊपर भी कुछ गवर्नमेंट के नए ऐसे नॉर्म्स आए हैं जिनकी वजह से आप लोगों का लोड और बढ़ने वाला है। जैसे पेशेंट्स की जितनी कैपेसिटी है बेड्स की, उतने एडमिट हैं, तो कुछ गैस का रेशियो कुछ बहुत ज़्यादा स्टॉक करने के लिए गवर्नमेंट का कोई आया है नया नोटिफिकेशन, वो क्या है? सर, गवर्नमेंट ने जो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ जगहों पे डेथ्स हो गई थी, उसको सीरियसली लेते हुए उन्होंने बोला है कि जितने भी आपके ऑक्सीजन बेड्स है हॉस्पिटल में जो कोविड के लिए आप डेडिकेट कर रहे हो, उसके अंदर जनरल वार्ड में 7 लीटर, आईसीयू में 11 लीटर और जो वेंटिलेटर वाले बेड में 30 लीटर के हिसाब से वो कैलकुलेशन कर रहे हैं। और समझो मेरे हॉस्पिटल में समझो 20 बेड है, तो उसके वो कितने बेड आईसीयू के, कितने वेंटिलेटर के और कितने ऑक्सीजन वार्ड के, उसके हिसाब से कैलकुलेट करने का जो फिगर आता है डेली का, उसके 3 गुना आपको ऑक्सीजन का प्रोविज़न करना है। ये एक गवर्नमेंट की सोच अच्छी है, लेकिन एज अ हॉस्पिटल ओनर मैं यहाँ पे इसका निषेध करूँगा, क्योंकि आप मुझे बोल रहे हो 3 गुना ऑक्सीजन का प्रोविज़न करना। अगर महाराष्ट्र में हर हॉस्पिटल वाला 3 गुना प्रोविज़न करेगा, हाँ, तो सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आ रहे थे हमारे पास, वो लगभग 15,000 रुपये में पहले आते थे, अभी 50,000 रुपये में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है नया खरीदने के लिए। सेकेंडली जो ड्यूरा, गवर्नमेंट बोल रही है कि 70% ड्यूरा का होना चाहिए, तो ड्यूरा आज के तारीख में अगर हम खरीदने को जाएंगे तो लगभग 4.5-5 लाख रुपए का एक ड्यूरा का सिलेंडर ये आता है। ड्यूरो क्या है? ड्यूरा मतलब लिक्विड ऑक्सीजन का ये रहता है, जिसके अंदर एक ड्यूरा 30 जंबो सिलेंडर के इक्विवेलेंट रहता है। ओके। हाँ, गवर्नमेंट ने बोला 70% ड्यूरा से आपको कैपेसिटी फुलफिल करना है, 20% आपके खुद के हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उससे, और 10% जंबो से। तो मैं मेरी बात करूंगा तो मेरे अस्पताल में मैंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगा दिया है, लगभग 3 से 4 दिन में वो चालू हो जाएगा। उसके कुछ पार्ट्स की शॉर्टेज के वजह से वो मंडे तक आ जाएगा, तो मुझे लगता है मंगलवार या बुधवार तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। हमारे पास खुद के पास 50 खुद के सिलेंडर है, और हमने 2 वेंडर से टाई अप करके लगभग 4 से 5 ड्यूरा हमको डेली आ जाएगा। ये मेरे लिए मुमकिन हो गया क्योंकि मेरा अस्पताल भी बड़ा है और मेरे गुडविल और रेपुटेशन, लेकिन हर अस्पताल वाले को ये कर पाना मुश्किल है। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मैंने अगर सिलेंडर खरीद भी लिए, जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनके पास 3 गुना ऑक्सीजन हमको देने की कैपेसिटी है कि नहीं। अगर सिर्फ जो किल्लत आई ऑक्सीजन की, उसमें सबसे बड़ी किल्लत ये थी जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे, उनके पास ऑक्सीजन खत्म होने जाने की वजह से सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहे थे टाइम टू टाइम। मतलब जो नॉर्मली रिफिल 4 घंटे में हो जाते थे, उसको 12 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर ये आदेश डालने से अच्छा जो भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट थे, जो रिफिलिंग प्लांट्स है, उनको बोलना चाहिए कि भाई आपका अगर 100 लीटर का कैपेसिटी है तो आपको उसको 300 करना है, तो ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। अगर ऑक्सीजन का प्लांट वाले मैन्युफैक्चरिंग, अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, तो अगर सप्लाई बढ़ी है तो डिमांड बढ़ी है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की जनरेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 3 गुना ऑक्सीजन अवेलेबल करना हर हॉस्पिटल के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि क्या होता था सर कि ये एक महामारी फर्स्ट टाइम हमने सबने देखी है। तो अभी मेरे इधर एवरेज ऑक्सीजन का कंजम्पशन समझो 15 से 20 सिलेंडर का था, तो मेरे पास 20 सिलेंडर ही थे। अभी महामारी आने के वजह से मैंने उसकी कैपेसिटी 50 सिलेंडर कर दी, मैंने एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट डाल दिया, क्योंकि मेरी खुद की बिल्डिंग है, इसके लिए मैं कर पाया। लेकिन जो छोटे अस्पताल सोसाइटी में बने, उनको प्लांट रखने के लिए ओपन स्पेस चाहिए, वो सब नहीं मिलता, तो उनको तकलीफ होती है। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जंबो सिलेंडर रखने के लिए भी तकलीफ है, ड्यूरा भी बड़ा सिलेंडर आता है, उसको रखने में भी तकलीफ है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम चाहें तो उसको कर सकते हैं। एटलीस्ट बड़े अस्पताल तो सब कर सकते हैं। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मीरा भाईंदर का मैं सबसे पहला प्राइवेट अस्पताल होगा कि जो अगले 5-6 दिनों में मेरा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, ये प्लांट एक्चुअली जून फर्स्ट वीक में ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन टेक्निकल रीजंस के वजह से जो मैन्युफैक्चरर था उसके उनके घर पे कोविड हो गई, कुछ डेथ हो गई और सब, उसके वजह से डिले हो गया। लेकिन बाय ऑल मीन्स अगले 7 दिन में हमारा प्लांट ऑपरेशनल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब तक कोई कोविड की प्रॉब्लम को खुद फेस नहीं करता, उसको लगता है अरे कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, गवर्नमेंट का और मेडिकल डिपार्टमेंट का या मेडिकल का ये इशू बनाया गया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, उनको मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, आप आ जाइए, जब कोविड पीक पे रहेगा हमारे अस्पताल में आके सेवा दीजिए।
हम आपको जो रेन्यूमरेशन दे सकते देंगे। आप जब लोगों की पीड़ा समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या है हाथ कंगन को आरसी क्या। मैंने खुद ने अक्टूबर महीने में मुझे कोविड हुआ था, मुझे मालूम है 1 महीने तक मुझे कितना तकलीफ़ झेलना पड़ा, और उससे ज़्यादा मुझे कितना टेंशन था कि मेरे बीवी बच्चे माँ बाप और घर में दूसरे लोग हैं उनको भी हो सकता था, लेकिन भगवान की दया से उनको किसी को नहीं हुआ। आप खुद कविरत्न जी, आपको भी कोविड हुआ था, आपने खुद ने भोगा है। आपको मालूम है कि कोविड होने के बाद में एक तो सबसे पहले आदमी को 15 दिन के लिए अलग कर दिया जाता है, अकेला रहता है, तो वो दुनिया से कट जाता है। तो वो सबसे बड़ा तो उसके अंदर मेंटल ट्रॉमा होता है, आदमी डिप्रेशन में जाता है, प्लस बीमारी का जो भय है, लोगों की जान जा रही है। और ऐसा नहीं कि गरीबों की जान जा रही है, अमीरों की भी जान गई है, जो बहुत पैसे वाले उनको भी जान खोना पड़ा। तो अगर आज भी इतना सब होने के बाद में पूरे विश्व में लोग मर रहे हैं और विश्व की हर सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ कर रही है, उसके बाद में भी अगर ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे बेवकूफ़ों को हमको इग्नोर करना चाहिए। बल्कि है ना, जो बोलता है ऐसा ना, उसको बोले भाई ठीक है तुम तुम्हारे हिसाब से करो, और चुप अपना, अपने को मालूम है कि उसकी क्या सीरियसनेस है और उसके हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। आज भी मुझे लगता है कि अगर हमको कोविड से बचना है तो 3 बेसिक प्रिंसिपल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये 3 चीज़ हैं जो चाहे वो फर्स्ट वेव हो, सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, फोर्थ वेव हो कि फिफ्थ वेव हो, ये 3 चीज़ अब हमारे ज़िंदगी के एक नॉर्मल रूटीन में बन जाएंगे। हमको रेगुलरली अभी अगले, मुझे नहीं लगता है कि अगले 1-1.5 साल और कोविड हमारे विश्व से जाएगा, भारत से जाएगा, महाराष्ट्र से जाएगा, मीरा भाईंदर से जाएगा। तो हमको इस सब की आदत डालनी पड़ेगी और इसके साथ ही जीने को सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजीव अग्रवाल, जिनसे बात करके न सिर्फ समाज बल्कि मेडिकल डिपार्टमेंट से लेकर सरकारें तक अपडेट हो जाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि ये एक इंटरव्यू नहीं है, ये एक मेडिकल बुलेटिन है, जिसे सबको देख के अपने मतलब की चीज़ों को आत्मसात करना चाहिए। आप देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।